कोई तो रोक लो। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। मैं कॉल लगाता रहा पर कीर्ति ने कॉल नहीं उठाया, मगर अब मैं जानता था कि ये 11 बजे के बाद सिर्फ मेरे लिए चालू हुआ है। ये देखकर मेरे चेहरे पर पूरे 2 दिन बाद रौनक नजर आई थी। कल रात भर जागने की वजह से अब मुझे नींद भी आ रही थी, फिर भी मैं खुद को सोने से रोके हुए उसे कॉल लगाए जा रहा था। रात को 1 बजे तक कॉल लगाने के बाद फिर ना जाने कब मेरी नींद लग गई। फिर सुबह ठीक 6 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने फिर कीर्ति को कॉल लगाना शुरू कर दिया। आज मुझे स्कूल तो जाना नहीं था, इसलिए मैं आराम से उठना चाहता था, मगर जब देखा कि 7 बजे कीर्ति का मोबाइल बंद हो गया तो मैंने सोचा कि हो ना हो ये स्कूल जाने की वजह से 7 बजे बंद किया है। ये सोचकर मैं उठ गया और फ्रेश होने चला गया। तैयार होने के बाद मैंने नाश्ता किया और मेहुल के घर चला गया। मेहुल से कल शाम को चलने की तैयारी की सारी बात करने के बाद 12:30 बजे मैं कीर्ति के स्कूल के लिए निकल गया। लेकिन वहां पहुंचकर मुझे निराशा ही हाथ लगी। नितिका स्कूल से अकेले ही बाहर निकलती नजर आई। मैं समझ गया कि आज भी कीर्ति स्कूल नहीं आई है। ये देखते ही मेरे चेहरे की सारी रौनक गायब हो गई और मैं दुखी मन से घर वापस आ गया। पर ये सब कुछ सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही था। घर आते ही छोटी माँ ने कहा कि तेरी मौसी का फोन आया था, वो तुझसे मुंबई जाने के पहले मिलना चाहती है। ये सुनते ही मेरे चेहरे की सारी रौनक वापस आ गई। मैं उल्टे पैर ही वापस मौसी के घर के लिए निकलने लगा। छोटी माँ ने मुझे खाने के लिए रोकने की कोशिश की तो मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। मैंने अपनी बाइक उठाई और मौसी के घर के लिए निकल पड़ा। आज से पहले मुझे मौसी के घर जाने की बात से कभी इतनी खुशी महसूस नहीं हुई थी जितनी खुशी आज महसूस हो रही थी। मैं जल्द से जल्द मौसी के घर पहुंच जाना चाहता था। जाते जाते मैं मन ही मन ये भी सोच रहा था कि मुझे कीर्ति से बात करने के लिए कैसे समय निकालना है। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं थी कि मुझे कीर्ति को कैसे समझाना है। मैं ये भूल ही चुका था कि कीर्ति मुझसे किस बात पर नाराज है और उसकी नाराजगी किस बात से खत्म होगी। ये सब बिना सोचे बिना समझे मैं बस कीर्ति से बात करने के चक्कर में मौसी के घर पहुंच गया। मैंने डोरबेल बजाई और दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। मेरा अनुमान था कि दरवाजा कीर्ति या कमल में से कोई एक खोलेगा। मेरा अनुमान दरवाजा खुलते ही गलत हो गया। दरवाजा मौसी ने खोला और मुझे देखते ही मुस्कुराते हुए बोली, अरे तू इतनी जल्दी आ गया। मुझे नहीं मालूम था कि तू अपनी मौसी की बात का इतना ख्याल रखेगा। मौसी के मुंह से अपने लिए प्यार भरी बात सुनकर मैं भी पिघल गया और बोला, मुझे जैसे ही छोटी माँ ने कहा कि आप मुझसे मिलना चाहती है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और फौरन चला आया। मैं छोटी माँ से पूछना ही भूल गया कि आपने मुझे कब बुलाया है। मौसी बोली, अब तुझे अपने घर में आने के लिए भी समय देखकर आना पड़ेगा। ये तेरा ही घर है, तेरी जब मर्जी तू आ जा सकता है। मैं बोला, हाँ वो तो है, लेकिन आपने मुंबई जाने से पहले मुझे क्यों बुलाया था? मौसी बोली, आते ही काम की बात शुरू कर दी। तू घर से बिना कुछ खाए पिए अपनी मौसी की बात सुनने यहाँ आ गया। मुझे सुनीता ने सब बता दिया है, अब पहले तुझे कुछ खिला दूं। मैं बोला, क्या छोटी माँ ने आपको फोन किया था? मौसी बोली, नहीं, कीर्ति ने फोन लगाकर पूछा था कि तुम कब आ रहे हो और सुनीता ने बताया कि तू तो निकल चुका है। मैं बोला, ये कीर्ति और कमल कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। मौसी बोली, कीर्ति तो सुनीता से बात होने के बाद ही कमल को साथ लेकर अपनी किसी सहेली के यहाँ चली गई। मैंने उन लोगों से कहा भी था कि तू आ रहा है तो कम से कम तेरे आने तक तो रुक जाएं, लेकिन कीर्ति कहने लगी कि उसे अपनी सहेली से जरूरी मिलना है, वो तुझसे बाद में मिल लेगी। अब तू फालतू की बात छोड़ और मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। मगर कीर्ति के यूं चले जाने से मेरी भूख मर चुकी थी। मैं मौसी को टालने के लिए बोला, मौसी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। मौसी बोली, ज्यादा झूठ मत बोल। तुझे अपनी मौसी के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता तो साफ बोल दे।
मैं समझ गया कि मौसी को ये भी पता चल गया है कि मैं बिना खाना खाए घर से निकला हूँ। फिर भी मैं बात घुमाते हुए बोला, नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसलिए बोल रहा था कि छोटी माँ भी खाने के लिए मेरा इंतजार करेंगी। मौसी बोली, तेरी छोटी माँ तेरा खाने पर इंतजार नहीं करेगी। मैंने बोल दिया है कि मैं तुझे खाना खिलाकर ही भेजूंगी, तू बैठ, मैं खाना लेकर आती हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मौसी को छोटी माँ ने ही मेरे खाना ना खाने की बात कही है। थोड़ी देर बाद मौसी खाना ले आई तो मैंने मौसी से पूछा, मौसी ये कमल और कीर्ति कब तक आएंगे? मौसी बोली, कुछ सही से बताकर नहीं गए, बस कीर्ति ने इतना ही बताया था कि उसे सहेली के यहाँ देर हो जाएगी, तुम आओ तो मैं तुम्हें बिना खाना खाए ना जाने दूं। अब तू बात करना बंद कर और चुपचाप खाना खा। मुझे अब पूरी बात समझ में आ चुकी थी। कीर्ति को मालूम था कि मैं उससे ही मिलने आ रहा हूँ और वो मुझसे मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए मेरे आने के पहले ही वो घर से चली गई। उसने एक पल में ही मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। उससे दिमाग में तो कोई जीत ही नहीं सकता था, मगर आज उसके दिमाग ने सीधे मेरे दिल पर चोट की थी, जिसे मैं सह नहीं पा रहा था और तिलमिला कर रह गया था। अब मेरे मौसी के यहाँ रुकने का कोई मतलब ही नहीं था। मैं जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहता था। मैंने जल्दी से खाना खाया और फिर मौसी से उनका काम सुनने लगा। उनका काम सुनने के बाद मैंने मौसी से मेहुल के घर जाने का बहाना किया और उधर से निकल आया। मैं नितिका के सिवा कीर्ति की किसी सहेली को नहीं जानता था। मेरे दिमाग में आया कि यदि कीर्ति नितिका के घर होगी तो उसकी स्कूटी बाहर ही नजर आ जाएगी। ऐसे में मैं मेहुल के घर चला जाऊंगा और फिर किसी न किसी तरीके से कीर्ति से मिलने का बहाना भी निकाल ही लूंगा। ये सोचकर मैं नितिका के घर पहुंच गया, मगर कीर्ति की तरह मेरी किस्मत यहाँ भी मुझसे रूठी हुई थी। नितिका के घर के बाहर मुझे कीर्ति की स्कूटी नजर नहीं आई। अब मेरे लिए मेहुल के घर जाने का भी कोई मतलब नहीं था। मैं मजबूर होकर वापस घर के लिए लौट पड़ा। मैं सारे रास्ते भर मन ही मन कीर्ति के ऊपर गुस्सा करता रहा कि उसने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। कम से कम जाने से पहले एक बार तो मुझसे मिल सकती थी। मेरा कसूर ही क्या था? मैंने जो भी किया था उसमें क्या गलत था? जो सच था वही तो मैंने कहा था। मेरे मन में ऐसे ही हजारों सवाल उठ रहे थे और हर सवाल में मैं अपने आप को सही और कीर्ति को गलत साबित कर रहा था। यही सब सोचते सोचते मैं घर पहुंच गया। घर आकर मैंने छोटी माँ से कहा कि मैं मौसी के यहाँ से खाना खा कर आया हूँ, अब रात को मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं खाना नहीं खाऊंगा। इस सब की वजह मैंने उन्हें कल सफर के लिए निकलना बताया और कहा कि आज मैं आराम करना चाहता हूँ। अम्मी निमी से भी कह देना कि वो आकर मुझे परेशान ना करे। फिर मैं सीधे अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर मैंने कीर्ति के मोबाइल में फोन लगाया और वो बंद ही मिला। मैं निराश होकर सोने की कोशिश करने लगा, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। हर पल मेरे ऊपर भारी गुजर रहा था। मैंने टीवी देखने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी मन नहीं लगा। जब मैं हर तरह से मन बहलाने से हार गया तो मैंने मोबाइल उठाया और कीर्ति को कॉल लगाया। ऐसा करने से मुझे गुस्सा भी आ रहा था, पर कुछ राहत भी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं फिर बिना रुके कीर्ति को कॉल लगाता रहा। ऐसा करने से मुझे कुछ राहत थी, शायद ऐसा करने से मैं अपने आप को उसके करीब महसूस कर रहा था। मैं 7 बजे तक यूं ही कॉल लगाता रहा, फिर फ्रेश होने चला गया। मैं फ्रेश होकर अभी निकला ही था कि तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझ गया था कि ये निमी के सिवा कोई नहीं हो सकता। मैंने ना तो दरवाजा खोला और ना ही कोई जवाब दिया। जब 2-3 बार फिर दस्तक हुई तो मैंने कहा, देख निमी, अभी मुझे परेशान मत कर, तुझे जो भी कहना है कल कह लेना। मुझे कल सफर को निकलना है, अभी मुझे आराम करने दे। फिर इसके बाद कोई दस्तक नहीं हुई। मैं समझ गया कि वो नाराज होकर चली गई है। इस बात से मेरा दिल फिर दुख कर रह गया और मैं मन ही मन कीर्ति को बकने लगा। आखिर ये सब उसके ही कारण तो हो रहा था। अब मुझे बहुत ज्यादा उदासी ने घेर लिया था और इसी उदासी में लेटे लेटे मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला।
मेरी नींद फिर रात को 11:15 बजे खुली। घड़ी देखते ही मैंने हड़बड़ाकर अपना मोबाइल उठाया और जल्दी से कीर्ति को कॉल लगाया। कीर्ति का मोबाइल चालू था और रिंग जा रही थी। मैं जानता था कि कीर्ति कॉल नहीं उठाएगी, फिर भी मेरे मन में एक उम्मीद थी कि शायद अब उठ जाए। मैं मन ही मन कह रहा था, प्लीज कीर्ति सिर्फ एक बार कॉल उठा लो। और शायद इस बार उसे मेरे मन की पुकार उसे सुनाई दे गई। कीर्ति ने कॉल उठा लिया। ये देखते ही मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं तुरंत बोला, क्या हुआ तुझे? कितने दिन से फोन लगा रहा हूँ, उठाती क्यों नहीं? मगर वो कुछ नहीं बोली और मैंने फिर कहा, देख मुझे मालूम है कि तू मुझसे नाराज है, पर जाने से पहले कम से कम एक बार तो बात कर ले। लेकिन वो अभी भी चुप ही थी। मैंने फिर कहा, मैं तुझसे मिलने घर भी गया था, पर तू जानबूझकर किसी सहेली के घर चली गई थी। मैंने तेरे साथ इतना बुरा तो नहीं किया जितना बुरा तू मेरे साथ कर रही है। इस बार कीर्ति अपने आप को बोलने से ना रोक पाई, लेकिन उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत रोई हो और बहुत ही उदास हो। उसने कहा, मैं तेरे साथ क्या बुरा कर रही हूँ? तू ही तो चाहता है कि मैं तुझसे प्यार करने की बात अपने दिल से निकाल दूं, तो मैं तेरी बात मानकर वही करने की कोशिश कर रही हूँ। बुरा तो मैं अपने साथ कर रही हूँ, मैं भला तेरे साथ क्या बुरा करूँगी? मैं बोला, देख तू ऐसे बात मत कर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तू खुश रहा कर, ऐसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कीर्ति बोली, मैं तो तुझे वैसे भी अच्छी नहीं लगती थी। मेरी चिंता मत कर, मैं भी धीरे धीरे खुश रहना सीख लूंगी। तू तो खुश है ना? मैं बोला, तू ऐसा क्यों कर रही है? तुझे ऐसा करके क्या हासिल हो जाएगा? कीर्ति बोली, अब मैं कुछ हासिल करना नहीं चाहती। मैं पागल थी, ना जाने क्या क्या सोच बैठी थी, मगर अब मैं सब समझ चुकी हूँ। तेरा मेरा कोई मेल नहीं है, तू मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। मैं बोला, तू ऐसी बात मत कर, मैं तुझे उदास नहीं देख सकता। कीर्ति बोली, मैं भी नहीं चाहती कि तू मुझे उदास देखे, इसलिए तो सुबह अपना मनहूस चेहरा लेकर तेरे आने के पहले ही घर से चली गई थी। ऐसा बोलते बोलते कीर्ति अपने आंसू रोक नहीं पाई और रो पड़ी। उसका रोना और बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए और फिर मैं अपने दिल की बातों को कहने से अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं बोला, तू क्यों रोती है? मनहूस तू नहीं, मनहूस तो मैं हूँ, जो पैदा होने के बाद अपनी माँ को खा गया। जिस छोटी माँ ने मुझे अपने बेटे की तरह प्यार किया, उसके सुखी संसार की बर्बादी का कारण मैं ही हूँ। और तो और जिस आंटी ने मुझे बेटे से बढ़कर प्यार किया, आज उसके ऊपर भी मेरी मनहूसियत का साया पड़ गया और उसके सुहाग पर बात आन पड़ी। रोना तुझे नहीं, मुझे चाहिए कि तू मुझे इतना प्यार करती है और मैं चाहते हुए भी तेरे प्यार को नहीं अपना पा रहा हूँ। तुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरे जैसे मनहूस से तेरा पीछा छूट रहा है। कीर्ति मुझे रोते देख अपना रोना भूल चुकी थी और मुझे चुप होने को बोल रही थी, मगर अब उसकी बातों से मेरे सब्र का प्याला छलक पड़ा था, जो मेरी आंखों से आंसू बनकर बह रहा था और मैं रोते हुए कहे जा रहा था। मैं बोला, तू क्या समझती है, मुझे तुझसे दूर रहने का कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं है। तू क्या समझेगी मेरे दर्द को? तू कहती है तू मुझसे प्यार करती है, तो क्या मैं तुझसे प्यार नहीं करता? तुझे तो सिर्फ अपना दर्द दिखता है। तू कभी नहीं जान सकती कि इन 3 दिनों में मैं कितना तड़पा हूँ, कितना रोया हूँ। एक एक पल मेरे लिए मौत से भी बढ़कर गुजरा है। तू तो इन 3 दिन मुझसे बात किए बिना रह गई, पर मेरा क्या था, मैं तो हर पल तुझसे बात करने की कोशिश में ही लगा रहा। क्या नहीं किया मैंने तुझसे मिलने के लिए, तुझसे बात करने के लिए। तेरे घर गया, तेरे स्कूल के चक्कर लगाए, रात दिन तुझे कॉल लगाता रहा। तू सिर्फ उन कॉल को ही देख सकती है ना जो मैंने तेरे चालू मोबाइल पर लगाए। वो कॉल तुझे कैसे दिखेंगे जो मैं तेरे बंद मोबाइल पर लगाता रहा, इस उम्मीद के साथ कि कहीं तूने मोबाइल चालू तो नहीं कर दिया। ये कहने के साथ ही मेरी आंखों से आंसू बहते गए और मेरा बोलना बंद हो गया। थोड़ी देर कोई कुछ नहीं बोला और फिर अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अपने आंसू पोंछे।
मुझे लगा मेरे रोने की आवाज से अमी निमी में से कोई आ गया होगा, लेकिन दरवाजा खोलते ही मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरे सामने कीर्ति खड़ी थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो आकर मुझसे लिपट गई और मैंने भी उसे अपने गले से लगा लिया। हम दोनों एक दूसरे के गले से लगे रोए जा रहे थे। फिर कुछ देर बाद उसने मेरे आंसू पोंछे और दरवाजा बंद करके बेड पर बैठ गई। मैं भी उसके पास जाकर बैठ गया और उसे फिर अपने सीने से लगा लिया। मैं बोला, तूने मुझे इतना क्यों रुलाया? कीर्ति बोली, तूने भी तो मुझे कितना रुलाया है। मैं बोला, तो तू मुझसे बदला ले रही थी। कीर्ति बोली, नहीं, मैं सिर्फ ये देख रही थी कि मैं तुझे जितना प्यार करती हूँ, तू भी मुझे उतना प्यार करता है कि नहीं। मैं बोला, तो तूने क्या देखा? कीर्ति बोली, मैं जितना सोचती थी तू मुझे उससे भी ज्यादा प्यार करता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तू मुझे इतना प्यार कर सकता है। अब मेरे मन का सारा गुबार निकल चुका था। मैंने उसे अपने सीने से अलग किया और फिर बेड पर टिक कर बैठ गया। कीर्ति भी मेरे बाजू से कंधे पर सिर टिकाकर बैठ गई। मैं उसके बालों पर हाथ फेरने लगा और उससे पूछा, तू यहाँ कब और कैसे आ गई? और यदि आई थी तो फिर मुझसे पहले क्यों नहीं मिली? कीर्ति बोली, मैं तो शाम की आई हूँ और आते ही सबसे पहले तेरे पास आई थी, पर तूने दरवाजा ही नहीं खोला। मैं बोला, वो तू थी। मैं तो समझा कि निमी है और तेरे गुस्से में मैंने दरवाजा नहीं खोला, पर तुझे आवाज तो देनी ही चाहिए थी। कीर्ति बोली, मैंने सोचा तू गुस्से में है, इसलिए बिना कुछ बोले वापस चली गई थी कि जब रात को बात होगी तो तुझसे मिल लूंगी। मैं बोला, जब तू मुझसे मिलने ही आई थी तो फिर फोन पर इतना नाटक क्यों कर रही थी? कीर्ति बोली, वो सब नाटक नहीं था, मेरे मन की भड़ास थी। तूने मुझे बहुत रुलाया है। मैं बोला, तूने नहीं रुलाया क्या? कीर्ति बोली, पर शुरू तो तूने किया था। मैं बोला, चल मेरी गलती है, पर तू तो मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रही थी। एक तो अपना मोबाइल बंद करके रखी थी और ऊपर से जब चालू करती थी तो मेरा कॉल भी नहीं उठा रही थी। कीर्ति बोली, अब छोड़ ना इन बातों को, कोई और बात कर। मैं बोला, नहीं, मुझे जानना है तूने ऐसा क्यों किया। कीर्ति बोली, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मोबाइल बंद करके रखी थी। मैं बोला, तो फिर रात को क्यों चालू कर देती थी? कीर्ति बोली, वो मेरा तुझसे बात करने का टाइम रहता था, इसलिए अपने आप को नहीं रोक पाती थी और मोबाइल चालू कर देती थी। मैं बोला, चल इससे एक बात तो पता चल ही गई कि तू मुझसे बात किए बिना भी रह सकती है। कीर्ति बोली, बड़ा आया पता करने वाला, तुझे क्या पता कि मैं कितना रोई हूँ। मैं बोला, चल झूठी, यदि ऐसा ही था तो फिर मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? कीर्ति बोली, वो तो मैं गुस्से में थी इसलिए नहीं उठा रही थी, लेकिन मुझसे तेरे से बात किए बिना नहीं रहा जाता था। मैं बस फोन को देख देख कर रोती रहती थी। मैं बोला, तू मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है? कीर्ति बोली, इससे भी ज्यादा, ये देख। ये कहकर उसने अपना हाथ दिखाया। उसे देखकर मेरी आंखों में खुशी और दर्द दोनों के आंसू एक साथ छलक पड़े। उसने अपनी हथेली पर काट कर मेरा नाम लिखा था। मैंने उससे कहा, ये सब तूने क्यों किया? कितना दर्द हुआ होगा? ये पागलपन करने की क्या जरूरत थी? मेरी इस बात के जवाब में कीर्ति ने बड़ा ही अजीब सा मुंह बनाया और भोलेपन के साथ कहा, मुझसे तेरे बिना नहीं रहा जा रहा था और तू रात भर फोन लगाए जा रहा था। मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था और तेरे ऊपर प्यार भी आ रहा था। जब मुझसे नहीं सहा गया तो मैंने अपने हाथ में ये कर लिया। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।